अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकेंड टॉक विद इश्तियाक राय के थर्ड एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, आज का शो स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल इब्तदा में यासीन मलिक साहब के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्रीडम फाइटर हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उनके जज्बात बड़े हाई हैं। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा है और उनको एक गैर कानूनी तौर पर बग़ैर किसी जुर्म के उनको हिंदुस्तानी अदालतों ने और वहाँ के अदारों ने हरासा किया और उनको एक गैर कानूनी तौर पर सज़ा दी गई। हीरा न्यूज़ और वीकेंड टॉक विद इश्तियाक राय का पूरा पैनल और पूरी टीम की तरफ से कैमरामैन, जो भी टीम है पूरी, हम बड़ी सख्त और शदीद मजम्मत करते हैं। उनको बिल्कुल ख़िलाफ़ कानून ये सज़ा दी गई है। और मैं अपने पैनलिस्ट में डॉक्टर नवीद साहब हैं मेरे पास साथ, और साथ उनके राशिद साहब हैं। दोनों पैनलिस्ट को वेलकम टू द शो। और मैं चाहूँगा कि आप भी डॉक्टर साहब पहले आप इसके ऊपर इज़हार ख्याल करें और फिर राशिद साहब की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच इश्तियाक राय साहब। तो ये यासीन मलिक साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि भारत की अदालतों ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, ये बिल्कुल इंसानी हुकूक़ की भी ख़िलाफ़ वर्जी है और इस मामले में भारत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि कश्मीर जो है वो डेफ़िनेटली हमारी शारग हयात है और कश्मीर में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो अली गिलानी मरहूम साहब हों या ये यासीन मलिक साहब हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा गहरा रोल रहा है, किरदार रहा है इस आज़ादी की मुहिम में। तो यासीन मलिक साहब का केस मैं तो अपनी राय के मुताबिक ये कहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को ले जाना चाहिए। और एक बंदा जवान इंसान और उनको कैदोबंद की सोबतों में वो बर्दाश्त करनी पड़ी हैं और मज़ीद उनको उम्र कैद सज़ा सुना दी गई है। तो ये भारतीय अदालत ने बहुत ज़्यादा गैर इंसानी एक तरह का डिसीजन है और एक फ्रीडम फाइटर जो है उसको इस तरह की सख्त सज़ा देना, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए भारत की वो कम है। ठीक जी, राशिद साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमारे सामने अब यासीन मलिक जैसे लोग जो हैं ये इस मुसलमान कौम जो है इसके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इसमें बहुत बड़े सबक मौजूद है, बहुत बड़ी निशानी मौजूद है कि आज़ादी जो है वो कितनी कीमती चीज़ है। और इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी नस्लें उसके ऊपर लगा दी हैं। और हम जो हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारे सियासतदान और भी जितने भी हमारे मुक़्तदिर हलके हैं, इनके यहाँ सिर्फ लालच, खुदगर्जी और बेहिसी में ये लोग लगे हुए हैं, आपस में बंदर बाट में लगे हुए हैं और ये देख नहीं सकते कि हमारे बॉर्डर के सिर्फ उस पार जो है लोगों के ऊपर कितना जुल्म तशद्दुद हो रहा है। और वहाँ पर लेकिन इस सब के बावजूद कश्मीरियों के पास अभी भी एक ही नारा है और वो पाकिस्तान का नारा है। और उसकी खातिर हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की खातिर, इस कौम के साथ के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। हमें कम से कम अपने अंदरूनी तौर पर देखने की सख्त और अशद ज़रूरत है कि हम इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और हमें कुछ ना कुछ अपनी इस्लाहात पे फोकस करना चाहिए। ऐसे अगर हम अंदरूनी तौर पे लड़ते रहे तो हम कश्मीरियों की आज़ादी तो दूर, अपनी आज़ादी भी खो देंगे। जी बिल्कुल, इसी यकीन के साथ कि कश्मीरियों की ये जो कुर्बानियाँ हैं इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएंगी और उनको आज़ादी मिलेगी और वो अपनी बिल्कुल आज़ादाना फ़ैसले कर सकेंगे। जहाँ उनको रहने का दिल करेगा वहाँ वो रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा डॉक्टर नवीद साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, नैब इस्लाहात हुई हैं जिसके अंदर 3 जो सबसे बड़ी चेंजेस हैं, उसमें पहली ये है कि टैक्स से मुतल्लिक जो भी खुर्द बुर्द के मामलात हैं वो नैब के दायरा इख्तियार से निकाल लिए गए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो सूबाई और वफाकी वो फ़ैसले जिनमें फ़ाइनांस इंक्लूड है, उससे मुतल्लिक जितनी भी तहकीकात हैं वो सारी नैब के इख्तियार से बाहर चली गई। और फिर तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, तरक्याती स्कीमों के अंदर जितनी भी बेज़ाब्तगी हैं वो भी नैब के इख्तियार से छीन लेंगी। तो फिर नैब का काम क्या है, वो कैसे इस करप्शन को रोकेगा? और यही सारे मेन 3 चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ होती हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये सारी चेंजेस करने की ज़रूरत थी? नैब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी इदारे हैं उनको अपनी लिमिटेशंस के अंदर रह के ही काम करना होता है और अबव द बोर्ड या अबव द लॉ
कोई भी जो काम करेगा वो उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। बाकी रही बात कि क्या नैब के हवाले से तरमीम होनी चाहिए थी, तो तरमीम करने का क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार है? अब जबकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास इख्तियार है किसी भी इदारे के हवाले से तरमीम करना या लेजिस्लेशन पास करना, उस हाउस को कहते ही लेजिस्लेचर हैं, तो वो तरमीम पास करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, और पार्लियामेंट से तो बड़ा इदारा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी नहीं है। तो पार्लियामेंट ने अगर ये लेजिस्लेशन पास की है तो आई थिंक कि हमें उस लेजिस्लेशन को दिलो जान के साथ डेमोक्रेटिक स्पिरिट के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो फैसला जो कि करप्शन को सपोर्ट करे। मिसाल के तौर पार्लियामेंट कह देती है पाकिस्तान में शराब नोशी जो है वो हलाल है, वो हो जानी चाहिए, अब शारेआम बिकना चाहिए उसे, तो फिर अखलाकी तौर पर उसको सपोर्ट तो नहीं किया जाएगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौजूद है और कोई इस तरह की भी लेजिस्लेशन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन पास की ही नहीं जा सकती जो कुरान और सुन्नत से मतलब है मुतज़ाद हो, उसके बरखिलाफ़ हो। तो ऐसा नहीं है। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियार है लेजिस्लेशन करने का, ठीक है, तो वो अगर कोई लेजिस्लेशन करता है, ये अगली बहस है कि इससे क्या करप्शन प्रमोट होगी या नहीं होगी। अब हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। मैंने ये कहा कि जितने भी इदारे हैं, इस क्वेश्चन के इब्तिदा में ये कहा कि जितने भी इदारे हैं उनको अपनी लिमिट्स के अंदर रह के काम करना है। कोई अगर अबव द लॉ जाएगा, किसी की मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, पिछले प्रोग्रामों में भी हम कह चुके हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी करता रहा है, तो वो अगर कोई अबव द लॉ जाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर उसको स्टॉप किसने करना है? पार्लियामेंट के पास फिर इख्तियार है लेजिस्लेशन करने का। सब लिमिट्स में सबसे बड़ी जो लिमिट है वो इखलाकियात की है। वो चाहे कुरान दुनिया का कोई भी मज़हब हो, इखलाकियात जो है वो सबसे बड़ी लिमिट्स हैं। अब ये जितने भी 3 मेजर और भी चेंजेस टोटल, लेकिन इसमें 3 ये मेजर चेंजेस हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हैं, तो ये तो फिर सब इखलाकियात लग तो यही रहेगा जैसे करप्शन को सपोर्ट किया जा रहा है। राशिद साहब, आप इस लिमिट को जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि डॉक्टर साहब बात करते हैं कि ये पार्लियामेंट है। ये किसी भी सेंस में ये पार्लियामेंट है ही नहीं, ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है। इसमें वो एक अक्सर पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है ना कि जो कुत्ती जो है वो चोरों के साथ मिल गई है। तो ये तो वो सिस्टम है कि अब इसमें देखें, एक जो है हमारे पास राजा रियाज साहब बैठे हुए हैं, उसने टिकट पहले से अरेंज किया हुआ है नून लीग से, और वो दोनों आपस में मिल के अपनी मर्जी का बंदा लगाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि फवाद हसन फवाद जो है, जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है, वो सिर्फ बेल पे है, खुद नेब की बेल पे। केस गलत है, सही है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। बेल पे आने का मकसद हरगिज़, मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि ये जो है कि केस ख़त्म हो गया। हाँ, पाकिस्तान में कोर्ट्स और ख़ास तौर पर जो कुछ ख़ास जमातों के लिए जिस तरह से फ़ैसले आते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि हमें तब्दीली नज़र आती है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखते हैं, अब ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ एलीट क्लास के लिए भाई, और भी तो यहाँ पे 1860 का पुलिस का कानून चल रहा है, उसमें तो तब्दीली नहीं आ गई। इनके पास तो अब है ना मेजॉरिटी, क्यों नहीं कर लेते एक दिन में, उसमें क्यों नहीं कर लेते ये? लेकिन इन्होंने वो करना है जो इनके फ़ायदे के लिए। फिर क्या किया है कि अगर करप्शन करे भी तो उसकी सज़ा 10 से 5 साल, यानी कि एक तो केस हमारे यहाँ साबित ही नहीं होता है भाई, हो भी गया तो 5 साल के लिए, और फिर 5 साल बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म, वो इलेक्शन लड़ सकता है, यानी करप्ट बंदे को। अब रही बात ये कि भाई ये गलत है, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। कब होता है? 4-5 लोग या 10 लोग शामिल हैं जिनके मीडिया चैनल से अच्छे ताल्लुकात हैं, प्रोपेगेंडा है, मनी फ्लॉट करते हैं। आप साउथ कोरिया की मिसाल ले लें, आज तक उनका कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं गया जिसने अपनी हुकूमत से हटने के बाद जेल की हवा ना खाई हो। साउथ कोरिया की तो तरक्की हो रही है भाई, अकाउंटेबिलिटी तरक्की नहीं रोकती। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जब सिर्फ एक एलीट ग्रुप को, चंद लोगों को सर्व करे। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 200 ख़ानदानों का मुल्क नहीं है, जहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे भाई अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब ये जो कहते हैं कि अभी हो रहा है, इससे बिजनेस रुकता है, ये भाई जब आप कभी कभी जो चीज़ें होती हैं उससे डिस्टर्बेंस आती है। अगर ये रूटीन मैटर हो, लॉ ऑफ द लैंड अगर प्रिवेल करे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो राशिद साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी। वो कहते हैं जी ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, आप क्या कहते हैं? मैं इसमें बड़े इखलास के साथ, अब एक बंदा अगर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को ही तस्लीम नहीं कर रहा कि वो पार्लियामेंट सिरे से ही है ही नहीं,
तो मेरे ख्याल में हमारी बहस ला हासिल है। फिर पाकिस्तान में पार्लियामेंट के ऊपर कोई अदलिया ने रूलिंग दी है कि जनाब ये अदलिया ने डिसीजन लिया है कि पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेशन फ़लाँ तारीख को हो, लाइक लेजिस्लेशन इन टर्म्स ऑफ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली गिनती हो, तो मेरे ख्याल में नो कमेंट्स। मतलब इसमें मैं क्या बहस कर सकता हूँ कि एक बंदा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से ही मुनकर हुआ है, तो मैं उसमें क्या, फिर पाकिस्तान में क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अनार्किक स्टेट है? यहाँ पे क्या ऐसा ही एक पत्ती चोरी करने वाली औरत के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसका कोई कानून नहीं पूछने वाला, लेकिन करोड़ों और अरबों रुपयों के जो मुल्जिम है, 40 अरब रुपए का एक बंदे पे इल्जाम है, वो जो है वो अपने ऊपर से हटा रहा है एलिगेशंस, तो किसको कहेंगे आप अनार्किक स्टेट? मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगा, मेरी गुजारिश होगी इश्तियाक साहब कि दो चीजें हैं। एक बंदा है नमाज पढ़ता ही नहीं है, सिरे से नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, ये एक गुनाह है। एक बंदा है जो नमाज का ही मुनकिर है सिरे से, कि नमाज है ही नहीं। हेल ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ पॉइंट्स। लेकिन इसमें तो अब एक बंदा वो कह रहा है कि जी वो कपड़े फाड़ दिए जाते हैं पत्ती चोरी करने पे, तो भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानून की आप बात कर रहे हैं ना, किसने करनी है? जो 40 साल से यहाँ पे बैठे हुए उन्होंने करनी थी ना। तो आप कोर्टों पे कौन से कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है जब जिस कानून को ही आप कानून ही खत्म कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, आप लीगल कर रहे हैं। वो जो इदारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जिस इदारे ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, आप उस इदारे का ही इनकार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो यहाँ बहस नहीं खत्म, तो फिर अमल क्या होना है? इसमें मैं थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ जो मुझे समय लगी है। असल में राशिद साहब जो हैं वो पार्लियामेंट को इसलिए नहीं मान रहे कि जो पिछले 2 शोज़ के अंदर हमने या पिछले 1 महीने सवा महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं या सुन रहे हैं, साजिश और मदाखलत और वो सारी ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट है ही नहीं है और उसमें ऑपोजिशन है ही नहीं है, और फिर वो कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन लीडर है उनकी पहले ही वो सेटिंग हो चुकी है, वो टिकट के लिहाज से वो इस लिहाज से कह रहे हैं, उस पे बहस हो सकती है। राजा मौजूद है, बहस की क्या बात है? पता है वो एक ही पार्टी है और वन पार्टी में यहाँ पे डेमोक्रेसी आपने सिरे से राजा रियाज की कोई बात नहीं हो रही। आप मुझसे उसके रोल की किरदार की जितनी मुजम्मत करवा ले, मैं शायद सारी रात मुजम्मत करता रहूं। सब जो आप बात कहाँ की है, सवाल जो जवाब हो रही है, जो लेजिस्लेशन है उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है और बहस में गलत और सही डिस्कस होता है। अब वो लोग आपस में सिर्फ आपस में मिले हुए हैं, उनका पर्पस ये है कि अपने केसेस बताना। लोग हैरान होते हैं कि ये गवर्नमेंट में आए क्यों जब इतने मुश्किल आते हैं। मैं बताता हूँ इसकी वजह एक है, इन्होंने अपने केसेस खत्म करने हैं। इसके अलावा आप बता दें 1.5 महीना हो गया इनको आए हुए, इन्होंने क्या किया है? मेरी बिल्कुल समझ से बात आ रहा है। वो क्वेश्चन हुआ था नैब ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, वो फिर पार्लियामेंट के नाम मानने और मानने की तरफ चला गया। अच्छा, इसमें बस एक चीज बता दें, मेरी गुजारिश है कि नैब ने पहले सजा रखी हुई थी 10 साल की सजा। वो 10 साल की सजा किसने पास की थी? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। अब नैब वो सजा जो है 10 साल नहीं दे सकेगा, 5 साल दे सकेगा। ये किसने पास की है? ये भी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। और बेनिफिशियरी व्हाट इज द डिफरेंस? लेट मी कंप्लीट माय डियर, लेट मी 26 लोग जमानत पर हैं, वही फायदे में है ना यार। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट कि अगर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 10 साल किसी जुर्म की सजा देती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पार्लियामेंट भी, क्योंकि उस वक्त लीगल अगर वो पार्लियामेंट इंपोर्टेड नहीं है, सजा 5 साल कर देती है, इंपोर्टेड वाला यार स्टंट है, नहीं स्टैंड नहीं है। डॉक्टर साहब क्या बात कर रही है आप फिर किसी और तरफ जा। मैं ये मेरी इश्तियाक साहब आपसे गुजारिश होगी कि इसको थोड़ा सा ऐसे है कि हम वो जो क्वेश्चन हो रहा है उससे रेलेवेंट रहे। जी जी, वो हमने जाना किसी और तरफ और सड़क किसी और के ऊपर हम जा रहे हैं। तो मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं कि 10 साल सजा, अगर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 10 साल सजा दे तो वो पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर वही पार्लियामेंट सजा 5 साल कर दे या 15 साल कर दे तो ये 10 साल में क्या कोई इल्हाम हुआ है कि 10 साल ही रखनी है? तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी भाईजान इधर प्रिवेल होनी चाहिए। पाकिस्तान लॉ ऑफ द लैंड आप बात कर रहे हैं, कौन सा लॉ ऑफ द लैंड? जिसने लॉ ऑफ द लैंड बनाना है उस ही पार्लियामेंट से आपने इनकार कर दिया। अल्लाह हाफिज़ भाई। पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो होनी चाहिए। और ये एक लाइन ऐड करूंगा, वो लाइन ये है कि
पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जब हो, जब लोगों ने इनको इस पर्पस के लिए इलेक्ट किया, लोगों ने जिस जमात को 155 वोट दिए थे ना, वो गवर्नमेंट में थे। ये तो अरेंजमेंट बनाई गई है, खरीद कर लोटागिरी की, ये सारा कुछ सबके सामने हुआ है सिंध हाउस। ये सर अरेंजमेंट है, मैं वही तो कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये पार्लियामेंट नहीं रह जाता। जो स्पिरिट है ना कानून की, पार्लियामेंट की, इवन के यार इंग्लैंड में ला लिखा ही नहीं है, लेकिन वहाँ स्पिरिट प्रिवेल करती है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट का होना ना होना, डॉक्टर साहब जिस नुक्ता नज़र से राज साहब बात कर रहे हैं, अपने पिछले दोनों शोज़ के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर आने की खास इतनी ज़रूरत नहीं है। उनकी भी अपनी एक राय है, वो भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन राज साहब एक ये भी चीज़ तो है ना, अब जो मौजूदा लोग वहाँ पे मौजूद है असेंबली के अंदर, उन्हीं में से उन्होंने अपोजिशन लीडर को चुनना था ना, चाहे उन्होंने सेटिंग कर ली है, जो भी उनका फ्यूचर उनके ज़हन में है। अभी तो वो पीटीआई की तरह से अपोजिशन लीडर है ना, जीडीए वहाँ पे, जीडीए का राइट है जो वहाँ पे, तो ये तो उन्होंने मौजूदा लोगों में से किसी को चुनना था। जीडीए को एक्सेप्ट करते हैं यहाँ, फिर मुझे भी इंटरसेक्ट करने देना, क्योंकि वो वाकई में अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अभी आपने कंप्लीट कर लिया, इन लोगों ने तो सर उनके साथ मिलकर एक हुकूमत गिराई है, वही कैसे अपोजिशन हो सकती है? अभी जब मैं मतलब नुक्ता अपना बयान कर रहा हूँ तो फिर मुझे सुने ना, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बताएं। अब जीडीए उस पार्लियामेंट में है, मीठा मीठा हप हप ते कड़वा कड़वा थू थू, सुभान अल्लाह। जीडीए वहां मौजूद है क्योंकि वो इमरान खान के साथ कोलेशन में थी, और जीडीए जो है वो आसमान से उतरी हुई है, और राजा रियाज जो है ना वो कोई किसी मेरे ख्याल में हाविया से आए हैं, जहन्नुम का जो निचला तरीन गड़ा है ना, वहां से आए हैं। और राजा रियाज को उस वक्त, राजा रियाज का इमरान खान को नहीं पता था जब इलेक्टेबल के नारे के बेस के ऊपर उसको टिकट दिया गया पीटीआई का। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि इमरान खान इज कैटेगोरिकली सेम पॉलिटिकल एलीट एज कंपेयर टू नवाज शरीफ एंड जरदारी। आपने एक फ्यूडल, लेट मी कंप्लीट माय डियर, नहीं बात मुकम्मल करने दे। राजा रियाज को जिस वक्त इमरान खान ने पीटीआई का टिकट दिया था, अपने वो जो पीटीआई के पुराने उम्मीदवार थे, जो हकीकी नजरियाती लोग थे, उनको बाईपास करके, उस वक्त वो डिवाइन रेट थी। अब वो राजा रियाज हाविया से आ गया, और जीडीए अगर मौजूद है ना, अगर जीडीए के बंदे को अपोजिशन लीडर बनाए तो फिर पार्लियामेंट ऑफ अच्छा इस तरह अगर वो ये भी बात है पार्लियामेंट की तरफ चली जाएगी, ईवीएम मशीन को खत्म कर दिया गया, क्या फायदा? ये भी तो अमेंडमेंट हुई है। फिर इसका मतलब है पार्लियामेंट को राज साहब नहीं मान रहे बकौल उनके, और वो अपने दलाइल भी दे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं मान रहा। पिछले 2 शोज़ के अंदर भी उन्होंने डिस्कस किया। तो अब अगर पार्लियामेंट है या नहीं, वो एक अब अलग बहस में, उसको छोड़ देते हैं। इखलाकी तौर पर आप अपने तौर पर डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि ईवीएम मशीन को ख़त्म कर दिया, क्या इसे ख़त्म होना चाहिए था? ईवीएम मशीन के हवाले से मैं कुछ और एक चीज़ ऐड कर दूं, ईवीएम मशीन ख़त्म होने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनका इकॉनमी के अंदर बड़ा एक अहम रोल है, उनका वोट ख़त्म हो गया, हक ख़त्म हो गया। ईवीएम मशीन वाला ना, एक मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, बड़े यानी इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर समझने की कोशिश करें, न कि कोई ये प्रो पीटीआई और प्रो नून लीग या कोई भी रैशनल लोग बैठे हुए, सारे रैशनल। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान तो एक रैशनल अंडरस्टूड सी बात है ना, कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बगैर फिर मतलब अनार्की है मुल्क के अंदर। तो हम एक चीज़ से इनकार कर दें, जो ईवीएम वाला मामला है, ईवीएम वाला मामला उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, क्या वहाँ पर ये काबिल अमल है उन मशीनों को, जहाँ से ये फ्रांस से, जर्मनी से और जनूबी कोरिया से ये ईवीएम मशीनें परचेज़ की जानी थी, ठीक है, उनकी कितनी तादाद होगी, उस पर कितना बजट लगेगा, ये सारी चीज़ सिर्फ ऐसी नहीं है मतलब जज्बाती तौर पे कह देना कि ईवीएम मशीनें लगानी है जितना, फिर उनकी ट्रेनिंग देना बाकायदा उन लोगों को। यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम या एजुकेशन का लेवल जो है वो और ट्रेनिंग्स का लेवल इतना है कि यहाँ लोगों को एटीएम मशीन यूज़ करनी नहीं आती। खुद मैं आप अभी ईमानदारी से बताएं कि क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं हुआ कि एटीएम मशीन के बाद कोई ना कोई बुजुर्ग औरत, कोई ना कोई बुजुर्ग मोहतरम या अक्सर इलिटरेट यंग पीपल भी वो कहते हैं थोड़ी सी हेल्प कर दें कि हाउ टू यूज़ दिस एटीएम, ठीक है, लोगों को नहीं पता। अब उसको ट्रेन करना, इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कह रहा है कि हम 6 से 7 माह के तक इलेक्शंस नहीं करवा सकते, ठीक है, यही अप्रैल नो कॉन्फिडेंस मोशन के तनाजुर में मैं अर्ज कर रहा हूँ। जब वो इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से तैयार नहीं है, और वो कन्वेंशनल वोटिंग है, उसमें ये ईवीएम इन्वॉल्व नहीं है। अब ईवीएम भी अगर ये लाए तो उसकी जो इन्होंने मंगवानी है मशीनें, क्या वो इतनी जल्द प्रोसेस हो जाएगा? इम्प्लीमेंट करना, इसको मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा,
टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ईवीएम मशीनें मंगवाना, उसके लिए बजट का अनाउंस करना, उसको बाकायदा परचेज करके फिर लोगों को ट्रेंड भी करना, इसके अल्टरनेट्स में भी जाया जा सकता है। पोस्टल बैलेट्स के जरिए से भी किया जा सकता है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए से भी चीज़ें हो सकती हैं। और पाकिस्तान में जो कैदी हजरात हैं वो वोटिंग अपने उनके वोट्स जो हैं वो पोस्टल बैलेट्स के जरिए से। ईवीएम मशीन, ये व्यूअर्स के हवाले से मैं बड़ा इसको क्लियर, वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, कि ईवीएम मशीन इज़ नॉट जस्ट लाइक अ मोबाइल के ना, एक मोबाइल होगा और उसमें ये ईवीएम है, इसके एक मशीन के 4 पोर्शन है, ठीक है, और उन चारों पोर्शन ने स्टेप वाइज ऑपरेट होना है। मेरा ख्याल है कि जब वो हम थंब लगाते हैं उस बैलेट पेपर के ऊपर, तो वहाँ पर कितने मसाइल हैं, मैं ये नहीं अवाम की से हट के भी बात कर रहा हूँ कि जो सेनेट के अंदर कितने लोगों के वोट्स जो है वो चेयरमैन सेनेट ने मुस्तरद किए हैं मैनी टाइम्स इन इलेक्शंस, ठीक है। ये नेशनल असम्बली के अंदर कितनी दफ़ा स्पीकर असम्बली ने वोट्स जो हैं वो रद्द किए हैं। भाई आप पहले उनकी ट्रेनिंग्स का भी कोई सेटअप लगाएं। ईवीएम से मुझे कोई इनकार नहीं है। इसमें पॉइंट आ गया, टेक्नोलॉजी से भागना नहीं चाहिए। ईवीएम मशीन का ऑप्शन ख़त्म करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं था। ट्रेनिंग की आपने बहुत अच्छी बात की है कि ट्रेनिंग ना होने की वजह से हम ईवीएम मशीन को ख़त्म कर दें। तो ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें इस्लाहात के लिए महीना 2 महीने, या वो तो कह रहे हैं कि हम पूरा 1.5 साल अपना गुजारेंगे, या शायद अगला 1 साल भी जो एक्सटेंड हो। मैं इस पे एक तो उनको चाहिए था कि वो अगले दो कहते जी हम उन्हीं चीज़ों पे रहते हैं, 2 महीने आवाम को हम ट्रेनिंग देते हैं। ये अगर आटा सस्ता होता है तो पेट्रोल की बात है, पेट्रोल तो खैर महंगा हो गया। अगर कुछ चीज़ सस्ती होती तो ये इश्तिहार, सऊदी अरेबिया का दौरा किया था शहबाज शरीफ साहब ने, और आवाम के खर्चे के ऊपर वो उन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ऐड लगवा दी कि जी मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। तो ये भी तो हो सकता था कि ऐड चला के आवाम को वो ट्रेनिंग दे देते ईवीएम की। मैं अर्ज करता हूँ, असल में सीन ये है, पॉइंट जो यहाँ पे अपोजिशन का और गवर्नमेंट का, मैंने पहले भी कहा कि अपोजिशन का या गवर्नमेंट का उनके अपने स्टेक्स होते हैं। ये ईवीएम वाला मामला शुरू कहाँ से हुआ है, ये क्या मतलब है, पीडीएम की जमातें ओवरसीज़ जो वोटर्स हैं उनके वोट्स की वैल्यू ख़त्म करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी वोटर्स को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से दूर रखना चाहते हैं? नहीं, ये ऐसा मामला नहीं है। गालिबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो ये 21 नवंबर है, 21 नवंबर 2021, जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके 33 बिल्स 1 घंटे में पास किए हैं, 1 घंटे में। यानी कोई ऐसा तूफान और कोई अजाब आया हुआ है, लाइक टू डू सच लेजिस्लेशन विद इन 1 आवर। तो अपोजिशन ने क्या कहा कि भाई ये जो आप लोगों ने लेजिस्लेशन की है ना, अभी उससे हम मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं। ये जो भी लेजिस्लेशन है, जो ही हम इक़्तिदार में आएंगे हम इसको ओवर रूल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जज्बाती ना हो, लाइक जैसे राशिद साहब हो रहे थे ना कि सिरे से पार्लियामेंट से इनकार कर दिया। वो पार्लियामेंट के अंदर के अराकीन, अपोजिशन के अराकीन ने उस लेजिस्लेशन से जो बड़ी जल्दी सुबह रफ्तारी के साथ बड़ी मोटरवे पे आती हुई जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कि भाई उस वक्त तो फिरोग नसीम साहब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अब फिरोग नसीम साहब अपोजिशन में बैठे हुए, मतलब फिर बात कहीं और तरफ न चली जाए। तो ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स, लाइक गवर्नमेंट अगेंस्ट अपोजिशन एंड अपोजिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। मुझे बीइंग पाकिस्तानी वोटर, बीइंग पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर, मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। ईवीएम 1 नहीं 10 ले। जी राज साहब, आप सर इसमें मैं सिंपल सी बात ऐड करूंगा। अभी देखें हमारे यहाँ इलेक्शंस जो हैं वो रिफॉर्म्स की बात होती है। 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई, 2018 में इलेक्शन हुए, क्या हुआ उसके बाद? बिलावल भुट्टो ने कह दिया ये पार्लियामेंट जाली है, शहबाज शरीफ ने कह दिया ये जाली है, सिलेक्टेड है। आज उसी में बैठे हुए हैं। खैर इनके यहाँ तजाद तो जो है भरा पड़ा है, इनके शायद जीन्स में भी शामिल है। अब बात हम करते हैं कि ईवीएम्स का मकसद क्या है। लोग इस पर फोकस नहीं करते, बस प्रोपेगेंडा के पीछे चले जाते हैं। आम इलेक्शन में 27 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 27 स्टेप्स। आप एक अनपढ़ बंदे को 27 स्टेप्स पे ट्रेन कर सकते हो, जबकि ईवीएम पे एक बटन प्रेस करना है, उस पे ट्रेन नहीं कर सकते। 14 सुन ले, मैंने आपको सुना है ना, सॉरी। आपके 27 स्टेप्स हैं, और अगर आप बैलेट पेपर से करवाते हैं उस पे ये भी इन्वॉल्व है कि अगर जो है आरओ जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो अगर उस आम बंदे को पता ही नहीं है कि जब आपने वहाँ से बैलेट पेपर लेना है तो उस आरओ की ड्यूटी होती है कि उसके बैक साइड पे भी साइन करे।
वो नहीं करता साइन, उसको पता होता है इस हल्के में पीटीआई के या नून लीग के वोटर ज़्यादा हैं, उसने वहाँ पे रिजेक्ट करना है, बंदा बिका हुआ है, वो क्या होता है उस हल्के के सारे वोट ज़ाया हो जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बात की पार्लियामेंट में वोट ज़ाया हुए, भाई मैनुअल से ज़ाया हुए ना, आप इसको ईवीएम से करते ना, क्यों वहाँ पे ज़ाया नहीं होते? क्योंकि इसमें ज़ाया होने के चांसेस नहीं है, और फिर वेरीफाइबल रिजल्ट आता है, साथ एक डिजिटल ट्रेल लगती है जिसके ऊपर बार कोडिंग मौजूद होती है, और उसके साथ आप वहाँ पे मज़ीद अगर इसमें कोई इशू था कहीं पे तो भाई उसमें कुछ चेंजेस लाई जा सकती हैं, रिफॉर्म्स फर्दर लाई जा सकती हैं। आपने ख़त्म ही कर दिया। इन्होंने दो काम किए, एक नैब का ला और दूसरा इन्होंने किया ईवीएम, दोनों इनके खिलाफ थे। इन्होंने दो ही काम किए हैं, क्योंकि एक तो ये धांधली की पैदावार है, धांधली से ही आगे चलेंगे, दूसरी यह है इन्होंने जो ख़त्म किया नैब, क्योंकि ये करप्ट हैं तो उसी पे चलना था। एक और बात डॉक्टर साहब ने बात की थी कि ये ख़र्चों की बात करते हैं, भाई स्विमिंग पूल तो आप बना सकते हैं 7.5 करोड़ से, जबकि ख़जाने में 1 रुपया मौजूद ना हो। फिर दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने एक और गलत बात की कि ये जो है इन्होंने पीटीआई ने ये ला पास किया। पीटीआई ने ये कहा है कि जो 2017 में कंसेंसस डेवलप हुआ था, और याद रहे उसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी, एक भी पार्टी बाहर नहीं थी, वो जो कंसेंसस डेवलप हुआ था पीटीआई ने कहा कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इन्होंने उसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया। आपको बजाय, और फिर एक और इन्होंने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने कहा 6-7 महीने में वो इलेक्शन नहीं करा सकता। कानून मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन हर सेकंड हर लम्हे तैयार होना चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। अभी असेंबली टूट जाए, इलेक्शन कमीशन ने करवाने इलेक्शन, क्यों नहीं करवा सकता? इसमें ये इनकम्पिटेंस है उस बंदे की, और ये क्यों करवाया गया? मैनेज किया जा रहा है सारा कुछ, उसके खिलाफ तो वैसे ही नाअहली का बनता है, वो डिजर्व ही नहीं करता इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट। ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। जिक्र कुछ करना जी जी जी, मैं बस एक चीज़ ऐड कर, मैं एक ऐड कर दूं चीज़, और आप उसके राशिद साहब ने बिल्कुल एंड पे एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, और मेरे ज़हन में भी ये बात आती है कि इलेक्शन कमीशन का काम ये है इलेक्शन के लिए तैयार रहना और सारे मामला देखते रहना। 3-3.5-4 साल हम ये तो कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, उसने इकॉनमी तबाह कर दी, उसने रोज़गार छीन लिया, वहाँ से बड़ा कुछ उसने कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता रहा? उसे नहीं चाहिए था कि किसी वक्त भी वो इलेक्शंस की तैयारी के लिए तैयार रहे, इलेक्शन करवाने के लिए? ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की ये क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है, नो डाउट, आई एग्री विद दिस। ये इमरान खान साहब कहते हैं ये सवाल है और बनता है, इलेक्शन कमीशन को रेडी रहना चाहिए, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन को इस मामले में कम्पिटेंट होना चाहिए। राशिद साहब ने एक पॉइंट उठाया कि आम वोटिंग में 27 मराइल हैं, वो मैनुअल मराइल हैं, ठीक है। ये जो ईवीएम में 14 मराइल हैं, 14 स्टेप्स में, आप अपना लिटरेसी रेट को भी सामने लिखें, आपने उन लोगों को आरओज़ के ज़रिए से ट्रेन करके उन मशीनों को किस किस जगह पे जहाँ पे पहुँचना है। यहाँ रेगिंग की बात करते हैं ना कि जो आम वोटिंग में रेगिंग होती है, मैं खुद तस्लीम करता हूँ कि आम इलेक्शंस के अंदर रेगिंग होती है और उसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए, लेकिन ये रेगिंग अमरीकी इंतखाबात हुए हैं 2016 में, आपको पता होगा, और उन इलेक्शंस के अंदर क्या रशिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि रशिया ने हमारे इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस की गई? वो इंटरनेट वोटिंग थी। यहाँ पे हाईजैक का खतरा नहीं है, हम सारी रात लगे रहेंगे ना दोनों इस चीज के ऊपर डिस्कस, इसकी प्रोज एंड कॉन्स, आप प्रोज एंड कॉन्स पे रहे। मेरी बात सुने, जो रशिया ने लेट मी कंप्लीट माय डियर एलिगेशन, आपसे सॉरी करके आपका पॉइंट सुना, लेट मी कंप्लीट, आप गलत बात नहीं ना करें। अब रशिया पे कंप्लीट, अगर वो गलत भी है आप बाद में उसको रिजेक्ट कर दें, आप उसको एक्सेप्ट ना करें। मेरे गलत, मैं तो एक तज्जिया पेश करूंगा, वो आपको के लिए काबिल कबूल ना हो तो वो गलत कैसे हो? डॉक्टर साहब कंक्लूड करें, टाइम बड़ा, ये भी पॉइंट बड़ा गलत है कि जी वो गलत बात कर रहे हैं। मतलब अगर एक चीज आपके लिए काबिल कबूल नहीं है तो उसको आप गलत कह देंगे, वो मेरे लिए दुरुस्त है। चल सर, और 10 बंदों डॉक्टर साहब डेमोक्रेटिक रहे तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा है, अखलाकियात में और डेमोक्रेटिक विजन रहना चाहिए। तो हाईजैकिंग का भी खतरा है। मैं पिछले पॉइंट के वक्त भी ये कह रहा था कि ईवीएम 1 नहीं 10 ले आएं, लेकिन साथ ही साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को, अवामी क्रेडिबिलिटी, कि क्या वो ईवीएम मशीनें वहाँ तक जो पहुँचाई जाएंगी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, क्या नाम है, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग्स देना। यहाँ ट्रेनिंग इलेक्शन के हवाले से, ये कैंट के अंदर इलेक्शंस थे, हम टीचर्स का हाल देखते रहे खुदा की कसम से, कि वो जो अटेंडेंस लगा के उनको सिर्फ 2 पेपर पढ़ा के समझाने थे टोटल, और 70% टीचर्स वर एब्सेंट।
ठीक सर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर उनको ट्रेंड करना है, आप देख लें सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपका मेन पॉइंट ये हाईजैकिंग का इशू है, काफ़ी और रिस्क हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक बात ये है कि एक बंदा जो है उसे अगर गाड़ी चलानी सीखनी है फर्स्ट टाइम, और वो इस डर से घर से निकले ना कि यार कहीं हिट ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, तो इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है। खैर अब इसमें जी आप पॉइंट आ गया आपका। अब इसमें टाइम इंतहाई शॉर्ट रह गया, बस आपने मुख्तसर बताना है कि ये जो आज़ादी मार्च हुआ था, हकीकी आज़ादी मार्च पीटीआई की तरफ से लॉन्ग मार्च, क्या ये पुरअमन था डॉक्टर साहब? हकीकी आज़ादी मार्च पुरअमन था, पुरअमन नहीं था, पता नहीं किस किस जगह के ऊपर कहाँ से असला पकड़ा गया है उनकी गाड़ियों के अंदर से, और किस किस लेवल के ऊपर पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई है। मैं पुलिस की तरफ से जो मतलब है जो सख्ती वगैरह की गई है उसकी भी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। हम सारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई नून लीग का हो, चाहे वो कोई पीटीआई का हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का हो या आम सिविलियन बंदा हो, तो लॉ के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। और अपने ही लोगों के अंदर, जैसे राशिद साहब ने शुरू में बात की कि हमारी अपनी खुद जो एक आज़ादी है विद इन पाकिस्तान, वो स्टेक पे लगी हुई है। तो हमारे यहाँ एक जो है ना डेमोक्रेसी की तारीफ है क्या, दूसरे की बात को सुनना, दूसरे बंदे की बात को प्रिविलेज देना। यहाँ ये धौंस, धांधली, गुस्सा, अभी आप मुझे शेख रशीद के उस बयान को जस्टिफाई करके कोई दे सकता? खुदा का नाम माने यार, अल्लाह का वास्ता है यार, ये नौजवान तबका पीटीआई का मेंबर है और आप कह रहे हैं हम खूनी इनकलाब। यार हुआ क्या है जो आप खूनी इनकलाब लेकर आएंगे? मार दो, लड़ो, मर जाओ, मार दो, ये बयानात है शेख रशीद साहब के। क्या कोई इदारा नहीं है उस बंदे से पूछने वाला कि नौजवान बंदों के अंदर जोश, जज्बा, ये चीजें ज्यादा होते हैं? ये लेकिन सर यास्मीन साहिबा ने क्या किया था, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। अगर इन्होंने भी खैर बड़ी इतने आंसू, वो कि हम मेडिसिन, पिछले एक शो में मेडिसिन का जिक्र किया था, हमारे एक हमारे होस्ट हैं, तो बड़ा मतलब एक आप तशद्दुद करते रहे, उसका यास्मीन राशिद साहिबा का मार्च गया, फिर उसका बिलावल भुट्टो साहब का मार्च गया, और फिर ये नून लीग का महंगाई मकाम मार्च, 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। राशिद साहब बड़ा शॉर्टली आपने ना इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। ये है पीसफुल मार्च था, पीटीआई का कोई भी मिलिटेंट विंग नहीं है, नून लीग का मिलिटेंट विंग है, पीपी का मिलिटेंट विंग है, ये लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं। एमकेएम तो है ही मिलिटेंट एक जमात रही है, उसका बाकायदा रिकॉर्ड, कोई बहस नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या यार ये कितना पीसफुल था, किसी बंदे के पास से कोई चीज बरामद नहीं हुई। मैं सिंपली ये कहूँगा, बस सिंपली ये है, जो इन्होंने वो वेपन्स की कहा, असला बरामद हुआ, वो फिर लोगों ने मजाक बनाया हुआ है ना। अल खालिद टैंक निकल आया पीटीआई के बैग, वो मार्च में जा रहे थे किसी के बैग से, और किसी के बैग से बाबर क्रूज मिसाइल निकल आया। ये भाई वो बात हो गई। वो रात को एक डीलर है और उसकी वहाँ से वो शॉप से वो असला उठाया गया, उसकी एनालिसिस किया गया, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है उस पिक्चर की। 2 बजे वो पिक्चर रात को ली थी और कहते हैं सुबह उसकी रैली में से निकला है। दूसरी बात यह है, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जब ला होगी ना, यानी यास्मीन राशिद के साथ कुछ भी हो, कोई ला हरकत में नहीं आएगा। जब वहाँ से सफदर को अरेस्ट करने गया था तो फिर बाजवा साहब को भी कॉल करना पड़ जाती है, बंदे मुअत्तल हो जाते हैं। लेकिन यास्मीन राशिद की खातिर क्या हुआ है? राना सनाउल्लाह का ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है, 4000 रेड्स पड़ी थी यार। क्या हो गया था मुल्क में? बेसिक लॉ है यार, क्या डेमोक्रेसी शुरू यहाँ से होती है कि लोग एहतजाज करेंगे? मुझे बार-बार शो के टाइम का कहा जा रहा है, तो डॉक्टर साहब आपको एक पॉइंट आ चुका है, बहुत बहुत माजरत, हम अभी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, फिर अगले शो में आपको कोई ना कोई इसके बारे में ले लेंगे बात। नाजरीन, आज़ाद मार्च जो है या एहतजाज है, वो हर पार्टी का, हर शहरी का हक है। और पहले मैंने जिक्र कर चुका हूँ, मुख्तलिफ पार्टियों के पहले भी इमरान खान साहब के दौर में एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च के गए, ख़त्म हो गए। लेकिन अगर एक चीज़ को जाने से पहले हम कहेंगे कि हम आपको नहीं निकलने देंगे, हम आपको पकड़ लेंगे। अभी राना सलाल्लाह साहब ने एक बयान दिया है कि 17 जितनी वो जमातें उनकी हैं, उन्होंने सियासी बदरूहों के इलाज के लिए मुझे खाकसार को ये जिम्मेदारी थी। तो ये गली मल्ले वाली, मतलब गैर तजर्बाकार इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है। वीकेंड टॉक विद इश्तियाक राय में से, और बाकी पैनल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।